तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का जो बेसिक फंडा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ने में भी आनंद आएगा। ठीक, चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, शुरुआती कंडीशन में मैंने बताया था कि नेशनल इनकम होती क्या है, उस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, कि नेशनल इनकम होती क्या है और कैसे वो काम करती है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे भाई? चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा होगी और नेशनल इनकम पे चर्चा होगी, क्योंकि मेरी चाय रखी हुई है और मैं उस पर चर्चा करूंगा। ठीक, देखते जाइए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट। अब फैक्टर इनकम अर्न अ नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, देखिए इसमें, तो इसमें कहा है कि जो नेशनल इनकम है वो फैक्टर इनकम है अर्नड बाय किसके द्वारा? अर्नड बाय नॉर्मल, फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है वो किस में इंक्लूड होता है? वो होती है हमारी नेशन की इनकम, यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो पैसा जो नेशन के द्वारा कमाया गया हो, मतलब नेशन के लिए कमाया गया हो, और किसके द्वारा कमाया गया हो? जो नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब हम और आप जैसे लोग जो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री में, मतलब कि अपने देश की कंडीशन में रहते हैं और वहां पे पैसा कमा के अपने देश को देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है भैया, समझ में आया? बोलिए। ठीक, अब इसके साथ दो कंडीशंस तुम्हारे पास लगी हुई हैं। एक होता है फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब ये हो गया कि फैक्टर पेमेंट या तुम्हारा ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। अब इसको समझने की कोशिश करिए। पूरे के पूरे इकोनॉमी में कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर से आप कमाई कर पाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, उन 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 बेसिक फैक्टर से आप कमाई कर पाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे आप कमाई कर पाते हैं। ठीक, पूरे इकोनॉमी में हम पैसा कहां से कमाते हैं ये तुमको बताया गया है। यानी जो तुम्हारी फैक्टर इनकम की बात कही गई है, इसकी बात कही गई है, फैक्टर इनकम की बात कही गई है। इस बात को हमको देखना है कि ये जो पैसा है ये कहां कहां से कमाया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के चार तरीके हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। कुल मिला के चार तरीके हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, चार बेसिक तरीके हैं जिनसे हमको पैसा कमाने को मिलता है। पहला हो गया कंपनसेशन टू अ एम्प्लॉय। कंपनसेशन टू अ एम्प्लॉय, कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया? कंपनसेशन का मतलब हो गया सैलरी। क्या हो गया भैया? सैलरी। क्या हो गया? सैलरी। ये पहला तरीका है जिससे किसी इकोनॉमी में पैसा कमाया जाता है। भाई नॉर्मल हम ही, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए, जो नौकरी कर रहे हों, जो नौकरीशुदा लोग हों, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, मतलब उनको कंपनसेशन मिल रहा है, यानी काम के बदले पैसा मिल रहा है। किसके बदले पैसा मिल रहा है? काम के बदले पैसा मिल रहा है। अगला क्या है? रेंट। ठीक है, अब रेंट को हम कैसे समझते हैं? तुम किसी भी इकोनॉमी में चले जाओ, कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है, या तो वो रेंट के प्रोसेस पे स्टार्ट होगा या तो वो लीज के प्रोसेस पे स्टार्ट होगा। ये दोनों ही सिनेरियो सेम है, या तो रेंट लिया जाएगा या तो लीज लिया जाएगा। कोई भी फैक्ट्री जब बनती है किसी शहर में तो देखोगे कि वहां पे जमीनें अलॉट होती हैं। वहां पे जमीनें क्या होती हैं? अलॉट होती हैं। अब वो जमीनें क्या होती हैं? वो लीज प्रोसेस में जाती हैं, मतलब कि लीज लिया जाता है और उसके बदले कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक, कुछ कुछ कंडीशंस में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट तैयार करती है। अच्छा, एक फैक्टर और भी है जिसको आपको समझना है। अब रेंट का प्रोसेस बड़ा ही अच्छा है। देखो, जब भी हम गवर्नमेंट से कोई जमीन खरीदते भी हैं, मतलब कि हम लैंड परचेज करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। उस लैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है, जिसको रजिस्ट्री कहा जाता है।
अब वो जो रजिस्ट्री होती है उसमें कहीं ना कहीं एक क्लॉ होगा, एक फ्लॉ आप देखते होंगे, क्लॉ लिखा होगा पूरे के पूरे उस रजिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट में अडोर एक सिंपल फेनोमेना से, एक सिंपल एक्ट से, एक सिंपल अथॉरिटी ऑफ लॉ से वो आपसे जमीन वापस ले सकती है एट एनी कंडीशन। इसका मतलब कि वो जमीनें हमारी नहीं है, वो जमीनें एज इन प्रोसेस हमको लीज पे दी जा रही हैं। किस पे दी जा रही हैं? लीज पे दी जा रही हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं कहीं 1000 स्क्वायर फीट की जमीन लेता हूं, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन लेता हूं और इस 1000 के लिए मैं किसी भी, चाहे कोई ओनर रहा हो उस जमीन का, चाहे गवर्नमेंट रही हो, मैं इस पे 10 लाख रुपीस पे करता हूं। कितना पे करता हूं? 10 लाख रुपीस पे करता हूं। ये जो 10 लाख रुपए मैंने पे किए थे, किसको? किसी ओनर को, ये 10 लाख रुपए क्या हम नहीं मान सकते हैं कि ऑल ऑफ द लाइफ, मतलब कि पूरे लाइफ के लिए हम यूज करने के लिए एक रेंट दे रहे हैं? भाई गवर्नमेंट जब चाहेगी वो ले सकती है ना, गवर्नमेंट के तो हाथ में है, जब चाहे उस एग्रीमेंट पे वो डिसोबे करके वो आपकी जमीन हथिया लेगी आपसे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ भी हमारा परचेज्ड नहीं है, भले ही लाइफलाइन के लिए है। गवर्नमेंट को अगर अचानक से मान लो कि उसी जमीन में कोई तेल निकल गया तो वो तेल तुम्हारा नहीं है, वो गवर्नमेंट ले जाएगी। कोई ऐसा नेचुरल साइटिंग हो गई, वहां पे डायनासोर निकल गया, या वहां पे कुछ ऐसी मतलब नेचुरल फेनोमेना की वजह से वहां पे कोई मतलब ऐसी कोई चीज निकल गई जो गवर्नमेंट के फायदेमंद के लिए हो, तो वो तुमको हटा देंगे तुरंत। तो कहने का मतलब ये है कि रेंट एग्रीमेंट पे ही तो काम हो रहा है। अगला आ गया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है ना। इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। एफडी हो गया, सेविंग्स हो गई, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ये सब कुछ क्या है? इन्वेस्टमेंट ही तो है। तुम्हारे पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस? इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पास सेविंग है, आगे इस्तेमाल करोगे कहीं ना कहीं, बच्चे को पढ़ाओगे, तुम कोई गाड़ी खरीदोगे, या चाहे तुम घर बनवाओगे, तो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा। तुमने एफडी रखी हो, तुमने म्यूचुअल फंड रखा हो, एंड ऑल द थिंग्स जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आती हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आती हैं, वो सारी चीजें जिनसे आप पैसा बना रहे हैं, कोई भी वो चीज जिससे आप पैसा बना रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भाई? जो पैसा हम कमा रहे हैं उसके बदले हमको प्रॉफिट मतलब कि 100 रुपए का सामान को 110 रुपए में बेच दिया, बीच का बचा 10 रुपए, यही हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखोगे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही काम कर रही है। इन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही काम कर रही है। लोग नौकरी करने जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको कंपनसेशन मिलता है, उस काम के बदले पैसा मिलता है। रेंट करने जाएंगे तो रेंट का मतलब क्या होगा? रेंट इन द सेंस का मतलब हो गया कि जो भी कंपनी फैक्ट्री बैठी हुई है, अब बड़े बड़े गुड़गांव में चले जाओगे, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो कंपनियां बैठी हुई हैं, तो क्या वो खरीद के बैठी हुई हैं? उन्होंने रेंट दिया है ना, वो रेंट एग्रीमेंट पे होंगे, रेंट पे काम कर रहे होंगे। कोई नेसेसरी तो नहीं है कि सब कंपनियों का अपना अपना जगह होगा, ऑफिस होगा। इंटरेस्ट मिलता है आपको, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्रॉफिट, भाई जो भी बिजनेस खुला हुआ है वो प्रॉफिट ही तो गेन कर रहा है, उस प्रॉफिट से ही तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे अभी का बजट देखिए, हिला देगा आपको। 2024 का बजट देखिए, तो 25 का देखिए, हर चीज में टैक्स है। अगला आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया चैरिटी एंड गेन्स, वो चीजें जिसमें आपको सिर्फ चैरिटी में दिया गया हो। ट्रांसफर पेमेंट ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा एक इनकम का जरिया है। तुम्हारे चाचा दुबई गए, तुम्हारे चाचा दुबई चले गए, उनके पास इंडिया में कुछ जमीन जायदाद थी, मतलब कि ओनरशिप थी उनके पास, ठीक है, ओनरशिप थी। वो ओनरशिप उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दी? तुमको ट्रांसफर कर दी, मतलब कि अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू को। अब नेफ्यू की कमाई हुई कि नहीं हुई? बताइए। नेफ्यू की कमाई हुई ना, उसको ओनरशिप मिल गई, उसको जमीन मिल गई, उसको जायदाद मिल गई। अब वो चैरिटी मिली, भले ही चैरिटी मिली हो, भले ही गेम्स में मिली हो। तुमको मोबाइल फोन किसी ने गिफ्ट कर दिया, तुमको किसी ने घर गिफ्ट कर दिया, तुमको किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी,
तो ये सब क्या आएगा, ये सब ट्रांसफर पेमेंट में आएगा, यानी वन साइडेड पेमेंट, इसके बदले कुछ दे नहीं रहे हैं, आपको मिल रहा है बस, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब अगला पॉइंट आता है कि नॉर्मल रेसिडेंट होता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूट। नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है ये बोथ इंडिविजुअल को होता है, इंक्लूड किसको, बोथ इंडिविजुअल, एक कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, और दूसरा कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान ही होगा, नॉर्मल रेसिडेंट में कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही होगा, उसमें क्या हो सकता है, वो आदमी भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। बात समझ में आई, मतलब मैं भी हो सकता हूं और मेरे अलावा एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है जो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा, मतलब कि एक इंसान और एक कंपनी भी फॉर्म कर सकती है एक नॉर्मल रेसिडेंट को। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री is also a citizen of a country. A person may be a normal resident of one country even when he is a citizen of other. कहने का मतलब यह है कि कोई एक इंसान है, वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट तभी कहलाएगा जब वो उस कंट्री का क्या हो, सिटीजन हो, वो दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप भी करके वहां का नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है। मेरी बात को समझिएगा, जैसे मान लो कि मेरा एक दोस्त राजीव IITN, इसने AI में बहुत बड़ा काम किया, US की कोई कंपनी थी, ये US से चला गया, वहां पे इसको क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, वहां पे इसको क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, वहां का सिटीजन हो गया, बट तब भी राजीव यहां का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, क्योंकि उससे डिफरेंस नहीं है कि वो कहां पे है, डिफरेंस कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज आल्सो अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री ऑफ दैट कंट्री मे बी अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन व्हेन ही इज अ सिटीजन ऑफ अदर। कोई जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट हो तो वो वहां का सिटीजन ही कहलाए, वो नॉर्मल रेसिडेंट भी कहला सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, IMF यानी WHO भी हो सकता है। In a country are not being taken as a normal resident of that country. However, Indians working in these organizations would be taken as a normal resident of a country of India. International organizations such as WHO in a country are not. देखो समझो इसको, मान लो कि हमारे दिल्ली में, मान लो कि दिल्ली में WHO, IMF आया, मतलब हेड ऑफिस है इनका, ऑफिस मतलब इनका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस है। तो ये जो WTO है और IMF है, ये तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएगा, ये नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें काम करने वाले जो इंडियंस थे, मतलब कि इस दोनों ही कंपनियों में, इन दोनों ही इंस्टीट्यूट्स में कोई अगर इंडियन है जो काम कर रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ना कि WHO या IMF या वर्ल्ड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि ये बेस मॉडल पे काम करती हैं, मतलब कंट्री के वेलबींग पे काम करती हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानी जाती। द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट ट्रीटेड एज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। फॉरेन विजिटर्स एट द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। कोई भी फॉरेनर जो हमारे यहां खेलने आता है, कोई भी फॉरेनर जो हमारे यहां खेलने आता है, स्पोर्ट्स में आता है, बात समझ में आ रही है, कॉन्फ्रेंस के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, हॉलीडे के लिए आता है, कोई भी फॉरेनर यहां पे घूमने आता हो। अब जैसे भी फॉरेनर बनारस घूमने आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, देखोगे कि अब यहाँ की मतलब वहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे सरोगेसी करा रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, जैसे सरोगेसी हो रही है तो उसका इंक्लूड नहीं होगा। घूमने आ रहा हो तो नहीं इंक्लूड होगा।
तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती हैं। ये फॉरेन के जो लोग हैं जो सिर्फ यहाँ घूमने पढ़ने मेडिकल के लिए आते हो, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हो, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स ऑफ अ कंट्री। फॉरेन के वेसल्स हों, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स हों, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स का मतलब कि बिजनेस ट्रैवलर्स, ठीक है, जो बिजनेस के पर्पज से यहां आते हैं, ठीक है। सीजनल वर्कर ऑफ द कंट्री, सीजनल वर्कर हो, जैसे मान लो कि यहाँ के लोग दुबई जाते हैं, देखते होगे कि नहीं, यहाँ के लोग दुबई जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, सऊदी अरेबिया जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां के क्या कहलाएंगे, वहां के वो वर्कर कहलाएंगे। इन द सेंस का मतलब ये है कि वहां के वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। अगर कोई इंडियन दुबई में जाके वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग वीजा पे है, तो वो वहां का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मैं किसी बिजनेस पर्पज के लिए चाइना चला गया, नहीं कहलाऊंगा, ठीक है। Foreigners who are in the employ of non-resident enterprises and who have come to the country for the purpose of installing machine in these enterprises, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, इस वाले सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, इस वाले सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सैमसंग का ऑफिस दिल्ली में खुलता है। दिल्ली के ऑफिस में जापान से सीएफओ आता है। कहां आता है? दिल्ली आता है। तो क्या ये जापानी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में, यानी सैमसंग में, जो कि आपके कंट्री में बेस्ड है, जो कि आपकी कंट्री में बेस्ड है, वहां पे आता है, वहां पे कोई काम करता है और वापस चला जाता है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है। बॉर्डर वर्कर्स आर द पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज। बॉर्डर वर्कर्स हैं, आप चले जाइए, कभी भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें, इंडो पाक की बॉर्डर की बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें, इंडो पाक बॉर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी जमीनें पाकिस्तान में भी आती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक परमिशन ग्रांटेड होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट से वो क्या करते हैं, जब भी वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसके बाद से वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो, अब वो क्या कहलाएगा? वो भी तुम्हारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। अब कोई मान लो कि फार्मर है, वो इंडिया से पाकिस्तान गया, ठीक, कहां गया? इंडिया से पाकिस्तान गया। अब अगर इंडिया से पाकिस्तान गया है, तो उस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडियन है, क्या वो पाकिस्तानी कहलाएगा? भाई उसकी जमीन तो पाकिस्तान में है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको पाकिस्तानी घोषित करके गोली मार दोगे। ठीक, बात समझ में आई? अगला आता है ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड फॉरेन कंट्रीज। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स जो हो गए, जो बाहर के डिप्लोमेट्स हैं, या फिर द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, ये सब भी क्या होते हैं? इंक्लूड नहीं होते हैं। अगला आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इतना समझ में आया? ठीक है, ये बेसिक है, यही इंपॉर्टेंट है, इतना समझना जरूरी था। अब आता है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। मैंने बोला था कि पूरी इकोनॉमी 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है। चाहे बात कर रही हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की, चाहे बात करिए रेंट की, चाहे बात करिए इंटरेस्ट की, चाहे आप बात करिए प्रॉफिट की। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी काम कर रही है। ठीक है, अब ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। देखो कैसे। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, पहले तो हमको समझना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसको समझ लीजिए कि इंडिया है, अब इंडिया के चारों कोनों को ले लीजिए,
मतलब मैं तो बनाऊंगा तो वो अलग बन जाएगा। इंडिया के चारों कोनों को ले लीजिए, मतलब कि जितनी भी इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही हो इंडिया की, जहां तक इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही हो, जहां तक ये हम बाउंड्री क्रिएट कर सकते थे, पूरे के पूरे बाउंड्री, जहां तक इंडिया की बाउंड्री रही हो, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां तक रही हो, ये सब का सब किस में इंक्लूड होगा? इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री जहां तक रही हो, ये सब किस में इंक्लूड होगा? ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में इंक्लूड होगा। ठीक है। टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल मतलब फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ अ कंट्री। टेरिटोरियल बॉर्डर समझ में आया, मतलब कि नीचे अगर गुजरात महाराष्ट्र इधर से ऊपर लेते हुए तुम्हारा पंजाब लेते हुए, इधर से आसाम लेते हुए, इधर से तुम्हारा बंगाल लेते हुए वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इधर का जो पूरी की पूरी इंडियन बाउंड्री है, जो पूरा मैप हम इंडिया का देखते हैं, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता ही आता है, प्लस वाटर बाउंड्री, पानी में हमारा कितना कंट्रोल है, मतलब कि हम समुद्र में कहां तक कंट्रोल करते हैं, वो भी इंक्लूड करता है। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो शिप्स हुई, एयरक्राफ्ट हुई, जैसे कोई हमारी शिप थी, कोई एयरक्राफ्ट थी, वो इंडिया से मान लो यूके चली गई हो, हमारी कोई कंपनी हो जो इंडिया से यूके तक फ्लाइट चलाती हो, जैसे मैं इस विस्तारा का एग्जांपल ले लेता हूं कि विस्तारा इंडियन फ्लाइट चला, इंटरनेशनल फ्लाइट हो गई, इंडिया से यूके जा रही हो। अब ये जो बॉर्डर कंसोलिडेशन है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम यूके तक जा रहे हैं, तो यूके के लोग भी उस जहाज में बैठे होंगे, यूके के लोग भी उस जहाज में बैठे होंगे। उस जहाज में बैठने की वजह से, इन द सेंस का मतलब यह है कि हम पैसा कहां से कमा रहे हैं, यूके से कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। मेरे कंपनी का जहाज यूके में जा रहा है, यूके के लोगों को बैठा के लेके जा रहा है, इसका मतलब कि मैं वहां से भी पैसा कमा के ले आया। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब कि वो शिप्स, वो एयरक्राफ्ट जो इंडियन कंट्री का हो, बट वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में चल रहा हो और कोई इंडियन कंट्रोल कर रहा हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कोई जहाज हो गई, कोई समुद्र में जहाज हो गई जो लेके जा रही हो, यहां से सामान यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहां लेके जा रही हो और वहां भी जाके उनको पैसा मिला, तो वो बातें हो गई। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय अ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर। देखे होंगे ऑयल रिग लगती है, पिक्चर में वगैरह देखे होंगे ऑयल रिग लगती है ना, पिक्चर्स वगैरह में जाइएगा तो एक ऑयल रिग होती है। ऑयल रिग का मतलब क्या होगा कि बड़ा सा रिग होगा पूरे समुद्र के बीच में, वो डिपिंग करते हैं, उसमें कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, नेचुरल ऑयल निकालते हैं। ये ऑयल रिग अगर कोई इंडियन यानी नॉर्मल रेसिडेंट यहां का रहने वाला कंट्रोल कर रहा होगा, तो ये भी किस में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। किसमें आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब वो किसी ओशियन के किसी पार्ट में हो सकता है। ठीक है। एम्बेसीज, कंसल्टेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। हमारी कंसल्टेंसी है, मतलब कि हमारा एम्बेसी है जो है, इंडिया की एम्बेसी हो। अब ये क्या कहलाएगी, ये चाइना में भी हो, जापान में भी होगी, ठीक है, यूके में भी होगी, यूएसए में भी होगी, तो ये सभी जगहें उपलब्ध हैं। अब इन द सेंस का मतलब क्या हो गया, ये एम्फसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्फसाइज किसको एम्फसाइज कर रहा है, ये एम्फसाइज कर रहा है कि ये क्या है, ये है तुम्हारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अगला आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू अ नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बेसिक है जीडीपी, अब जीएनपी, ये सब चीजें आप यहां पे सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक तरीके से समझा दूंगा, ऐसा आप समझिएगा कि आप भूल नहीं सकते हैं। तो उसको समझने को थोड़ा सा बस अब यहाँ पे अपने के पेची बांध लीजिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो फैक्टर इनकम जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहे होंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया
मतलब समझ रहे हैं, वो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम को मैंने अभी बताया था। फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार चीजें हैं। ये सभी के सभी कौन कमा रहा है, हमारे रेसिडेंट, मतलब कि इंडियन कमा रहे हैं। इंडियन कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया से कमा रहे हैं, वर्ल्ड से जो पैसा आ रहा है, बाहर जो हमारे लोग ये चारों चीजें कमा रहे हैं, बाहर से जो पैसा आ रहा होगा, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। वो फैक्टर्स इनकम्स को माइनस करिएगा जो नॉन रेसिडेंट हैं, जो यहां के रहने वाले नहीं हैं और वो यहां रह के कमा रहे हैं और उनका पैसा बाहर जा रहा है। कहने का मतलब इसको, इस एग्जांपल को आप समझिए, इस एग्जांपल को समझिए। रितेश जो यूएस में रहता है, यहां पे पैसा कमाता है और इंडिया भेजता है। बात समझ में आई? मुकेश जो नॉन रेसिडेंट है, भाई यहां से छोड़ के एनआरआई चला गया, बाहर रह रहा है, भले ही वो इंडिया में आया, इंडिया में किसी काम से आया, इंडिया का पैसा वो कहां लेके चला गया, यूएस लेके चला गया। ठीक है, ये सभी को जब आप लेस करते हैं, यानी वो पैसा जो हमारा रेसिडेंट कमाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस पैसे को घटा दीजिएगा वो इनकम से जो कि नॉन रेसिडेंट कमाता है, कहां से, हमारे देश से। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालने का तरीका क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वही निकलता है, ये जो आपने सिनेरियो देखा है कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी। इसको जब आप माइनस करते हैं तो आपका NFIA निकलता है। अभी मैंने आपको समझाया कि वो फैक्टर इनकम जो हमारा रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम बाय नॉन रेसिडेंट, जो यहां का रहने वाला नहीं है, नॉन रेसिडेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमारे देश से कमा के जा रहा है, फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, इन सभी को जब आप माइनस करते हैं तब आपका क्या निकलता है, NFIA निकलता है। मैं इसको आपको समझाऊंगा, अब इसको समझिए। अब डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों ही सेम होते हैं, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसको एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। देखो, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम कैसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में अगर मैगी बनती है, ये मैगी क्या होगी, कंज्यूम होगी। 10 रुपए की मैगी आगे कंज्यूम हो रही है 10 रुपए में। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, ये 10 रुपए, ये जो प्रोडक्ट, ये जो करेंसी की नोट है, मतलब वो 10 रुपए की वैल्यू जो है उस मैगी के बराबर है कि नहीं है, या 12 रुपए की वैल्यू उस मैगी के बराबर है कि नहीं है। ये पेन का मतलब कि अगर ये मैं पेन खरीदता हूं 5-10 रुपए का, तो इसकी वैल्यू उस 10 रुपए के बराबर है कि नहीं है। यानी वो प्रोडक्ट वो इनकम के बराबर होता है, वो प्रोडक्ट वहां के कंट्री में बनना चाहिए, इसीलिए उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ठीक, अब हम आते हैं, इसको समझते हैं ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट को। अब इस जो आगे के 3 फैक्टर्स, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बैठा लेंगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी किसी भी सिनेरियो में। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, एनएनपी, ये सब कंडीशंस को जाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ग्रॉस का मतलब हो गया, इसको समझिए, एग्जैक्ट वैल्यू। क्या हो गया भैया, एग्जैक्ट वैल्यू। मैं एक बुलेट लेता हूं, क्या लेता हूं, मैं एक बुलेट लेता हूं जिसका दाम होता है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए की मैं बुलेट लेता हूं। चलो ठीक है, मजा आ गया, 2 लाख की मैंने बुलेट ले ली। ये हो गई एग्जैक्ट वैल्यू। नेट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। नेट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अब ये 2 लाख की बुलेट मैंने ली थी 2024 जनवरी में, 2024 जनवरी में। आज प्रेजेंट क्या है, आज प्रेजेंट है तुम्हारा दिसंबर 2024, 25 तारीख है।
दिसंबर 2024 आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो क्या ये 2 लाख रुपए की गाड़ी आज 2 लाख में बिक जाएगी? सीतारमन जी ने अभी तो लिया है, अभी तो कहा है कि गाड़ी अगर आप सेकेंड हैंड भी बेचते हैं तो भी आपको टैक्स देना है मुन्ना। गाड़ी आप सोचो, आप कोई सेकेंड हैंड बाइक बेचेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात। तो 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए की वैल्यू दी हुई है। क्या प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख होगी? नहीं सर, 1.5 लाख रुपए होगी। अच्छा ठीक, 1.5 लाख होगी। तो बिचवा में 50,000 गया कहां भैया? बिचवा में 50,000 गया कहां? ये जो 50,000 रुपया गया भैया ना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्या कहेंगे भैया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि ग्रॉस की वैल्यू क्या है तुम्हारी? ग्रॉस मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बताओ बाबू ना, कितना पैसा लगा। नेट ये बताओ कि अभी बताओ, अभी उसका दाम कितना है। तो जब तुम बुलेट लिए थे तब भाई तुम 2 लाख की लिए थे, अभी उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ भाई, अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ मुझे, क्या वो 2 लाख की है? अब ये कंडीशन सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी पे काम आएगी। अब ग्रॉस का मतलब जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है वो एग्जैक्ट इन्वेंट्री का दाम बताएगी। भैया हम 10 लाख का माल रखे हैं, हाँ नेट बताओ भैया, उस पर डेप्रिसिएशन काट के बताओ कितनी वैल्यू है। तो हमको यहां से क्या देखने को मिला कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा नेट आता है, और नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? ग्रॉस आता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं डोमेस्टिक और नेशनल पे। किस पे आते हैं? डोमेस्टिक और नेशनल पे। डोमेस्टिक और नेशनल पे आते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे कि डोमेस्टिक और नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम। किसके? फैक्टर इनकम। किसकी फैक्टर इनकम? जो नॉन रेसिडेंट, जो नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के, जो बाहर कमा रहे हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब कि वो पैसा जो यहां के लोग बाहर कमा रहे हैं उसको माइनस कर दिए जो बाहर के लोग यहां पैसा कमा रहे हैं, यानी NFIA। ठीक है, NFIA। अब उसको थोड़ा सा हम खोल देते हैं। हम यहां पे NFIA के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा सा खोल देते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। अब 2 लोग मेरे पास थे, एक तरफ रितेश था और एक तरफ मेरे पास टोनी ही था। क्या था? रितेश था और टोनी था। तो डोमेस्टिक इनकम में रितेश की इनकम माइनस टोनी की इनकम को जब तुमने ऐड किया तो तुमको क्या निकल के आया? तुमको निकल के आया नेशनल इनकम। मतलब वो पैसा, क्योंकि रितेश US में कमा रहा था और टोनी इंडिया में कमा रहा था, इन दोनों के ही पैसे को हमने क्या कर दिया? हमने इन दोनों ही पैसे को घटा दिया, यानी रितेश की इनकम में से टोनी की इनकम को घटाया। जो पैसा आया उस पैसे को हमने डोमेस्टिक इनकम में से हटाया, ऐड कर दिया। आपका क्या निकल गया? आपका नेशनल इनकम निकल गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो डोमेस्टिक में नेशन की वैल्यू को ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? डोमेस्टिक में नेशन की वैल्यू को ऐड किया जाता है, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझने का तरीका बताइए भैया। कुछ छूट नहीं रहा है, बताइए। बोलो बोलो, देख लो मैं कोई कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का नहीं छोड़ रहा हूं ना।
नहीं छूट रहा। देखो बताओ, फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताओ। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताइए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताइए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताइए। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। फैक्टर कॉस्ट होता है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का खर्च, यानी कॉस्टिंग। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या कहलाया गया? मार्केट वैल्यू। अब इसको ध्यान से समझना। देखो कोई एक प्रोडक्ट है, मैं मानता हूं कि पूरी इकोनॉमी में दो ही प्रोडक्ट हैं। पूरी इकोनॉमी में दो ही प्रोडक्ट हैं, यानी 1 और 2। ठीक है, मैं कहता हूं कि पूरी इकोनॉमी में दो ही सामानें बिक रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बिक रहा है। ठीक, दोनों को बनाने का खर्च एक तरफ 5 रुपए है और दोनों को ही बनाने का खर्च 10-10 रुपए है। मैं मान लिया, चलो ठीक है भाई, दोनों को ही बनाने में 10 रुपए खर्च है हमारे, दोनों को ही बनाने में 10 रुपए खर्च है। ठीक, ये मैं मानता हूं। गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट कहती है कि भैया, अब गवर्नमेंट जब भी कुछ करती है, जब भी कुछ करती है गवर्नमेंट, जब भी कोई चीज बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो वो सब्सिडी में उसको देगी या तो उस पे टैक्स लगेगा। मैं मानता हूं कि 1 वाले पे टैक्स लगने वाला है, यानी मैं इस पे टैक्स लेता हूं। मान लो कि मैं इस पे 2 रुपया टैक्स लेता हूं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आईटी लेता हूं मैं इस पे 2 रुपए, और सब्सिडी में देता हूं सेकंड वाले को, सब्सिडी में देता हूं सेकंड वाले को, इस पे मैं देता हूं 2 रुपए। बात समझ में आ रही है? एक तरफ मैं इनडायरेक्ट टैक्स लेता हूं और एक तरफ मैं सब्सिडी देता हूं। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट गैस पे सब्सिडी देती है या जो भी चीजें, भले अब नहीं सब्सिडी मिलती, मतलब पहले तो सब्सिडी मिला करती थी। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू, यानी मार्केट में ये 10 रुपए का सामान जब टैक्स के साथ, ये 10 रुपए का सामान जैसे ही इस पे 2 रुपए टैक्स लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 रुपए। सब्सिडी वाले सामान में देखिएगा कि जैसे ही इस पे 2 रुपया टैक्स लगेगा, सॉरी सब्सिडी मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 8 रुपए हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 रुपए हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फैक्टर कॉस्ट में जब भी आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे बताइए? ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? बोलिए, बोलो। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे? बोलो। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को आप क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी, तो आपका क्या निकलेगा? मार्केट प्राइस निकलेगा। अच्छा, इन दोनों सिनेरियो को इनडायरेक्ट टैक्स में जब सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या निकलता है भैया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट एग्जैक्ट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी को ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, तो हमारा एमपी निकलता है, मार्केट प्राइस निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया तो बोलो अच्छा आदमी। ठीक है, तो कॉस्टिंग दी हुई है, हमारा फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है? दोनों ही कॉस्टिंग पे दिया हुआ है, चाहे पहले पे हो चाहे दूसरे पे हो। एक पे तुमने टैक्स लिया, दूसरे पे तुमने सब्सिडी दिया। टैक्स को तुमने यहाँ पे क्या किया? टैक्स को ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे माइनस किया है। इसका मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे हो, सब्सिडी को माइनस कर रहे हो। ये दोनों ही सिनेरियो में ये एनआईटी कहलाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। तो तुम्हारा क्या निकलेगा? एमपी निकलेगा, मार्केट प्राइस निकलेगा। और मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर देंगे आप, तो आपका फैक्टर निकलेगा। बात समझ में आया? आओ चलो, अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम चेंज कर देते हैं। डोमेस्टिक इनकम से लेके
अब हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरे पास जीडीपी एमपी दिया हुआ है, सॉरी, मेरे पास जीडीपी एफसी दिया हुआ है, मुझे एनएनपी एमपी तक जाना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि इसकी वैल्यू दी हुई है और हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है। चलो ठीक है। अब देखो ग्रॉस से, अब हमको ग्रॉस से नेट जाना है, यानी ग्रॉस से नेट जाना है। इसका मतलब कि इसमें हमको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। ग्रॉस से नेट जाना है, देखो पहला देखो, ग्रॉस से नेट जाना है ना, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, इसका मतलब कि एनएफआईए को ऐड करिएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, इसका मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में क्या करिएगा आप, एनआईटी को क्या करिएगा, ऐड करिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए को भी खोल दीजिए। अगर इससे भी डीप में पढ़ना है तो वो फैक्टर इनकम जो हमारा रेसिडेंट अर्न करता है माइनस फैक्टर इनकम बाय नॉन रेसिडेंट। एनआईटी कैसे निकलेगा भाई, कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एनआईटी निकलता है। तो यही बेसिक फंडा है, इसको जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना बार आपको समझ में आएगा। अब दूसरा समझ लो, मैं हमेशा तुमको बता दे रहा हूं, फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, देख लो, इसको ध्यान रख लो। ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्रॉस निकलेगा। याद है ना, ग्रॉस का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, बुलेट 2 लाख रुपए की है, नेट का मतलब अभी की वैल्यू बताओ। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक में नेशनल में जाना है तो किसको ऐड करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, एनएफआईए को ऐड करेंगे। अब एनएफआईए में कौन कौन सा होगा, वो इनकम जो इंडियन बाहर रह के कमा रहे हो, इंडियन बाहर रह के कमा रहे हो, उसको किसको माइनस करोगे, वो इनकम जो बाहर के लोग इंडिया में आके कमा रहे हो, एनआरआईज वगैरह। ठीक, बात समझ में आई। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड कर दीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा भाई, एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये सब का सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे के पूरे ओवरऑल चैप्टर को कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कोशिश करिए रिवीजन जितना हो सके उतना तेजी से करिए। बाकी कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, सब सही, दूध दही।